तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। इस वीडियो में हम आपको हरित गृह प्रभाव, जिसे इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, के विषय में विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मीकरण के बारे में हम अगर चर्चा करें तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की निरंतर वृद्धि हो रही है, जो सूर्य से आने वाले ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा वायुमंडल कंबल की भांति कार्य करता है, यह अवशोषित ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता। परिणाम स्वरूप विश्व का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक ये एग्जांपल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है, तो इसकी थ्योरी पे जो दूसरी परिभाषा है उस पर भी बात कर लेते हैं। विगत कुछ वर्षों में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो गई है, जिसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। अगर हम बात करें भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। वैश्विक ऊष्मीकरण के जो परिणाम हैं ये क्या हुए हैं। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप बढ़ गया है। हाँ जी, क्या हो रहा है कि लगातार जिस कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं पर क्या है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो इस कारण क्या हो रहा है, बाढ़ एवं सूखे का जो प्रकोप है वो बढ़ गया है। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो उससे क्या है, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर, वो पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र तल या समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, और समुद्र के आसपास के जो शहर हैं, देश हैं, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, वो डूब रहे हैं। आगे हम बात कर लें, तीसरा जो पॉइंट है, दैनिक तापांतर में वृद्धि हो रही है। हाँ जी, जो दैनिक टेम्परेचर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। एक और रीजन है इसका ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन परत के ह्रास होने का कारण। हाँ जी, जो ओजोन परत का ह्रास हो रहा है वो भी इसी के कारण हो रहा है। अगर हम बात करें हरित गृह की कार्य प्रक्रिया की, हरित गृह किस तरह से कार्य कर रहा है, या जैसे कि सूर्य का टेम्परेचर है वो पृथ्वी पर कैसे आ रहा है, तो विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो दृश्य प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, हाँ जी, सूर्य का प्रकाश है, उससे क्या हो रहा है, यह एक लघु तरंगदैर्घ्य शीशे या हरित गृह गैसों से गुजर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अवरक्त प्रकाश या ताप भी कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है शीशे के जो घर बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें तरंग दैर्घ्य या हरित गैसों से गुजर नहीं पाती है, वो पुनः वापस लौट आते हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर या जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर क्या है, सब्जी फल जो उगाए जाते हैं वो हरित गृह बनाकर उगाए जाते हैं। कांच के घर बना लेते हैं बड़े बड़े, तो उसमें क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की एनर्जी है, वो वापस आ तो जाती है लेकिन बाहर वापस नहीं जाती। यह एक छोटा सा उदाहरण है। अगर एक दूसरा एग्जांपल लें तो एक कार के अंदर क्या होता है, कार को हम धूप में खड़ी कर देते हैं और उसके शीशे जब बंद कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह भी एक एग्जाम्पल है हरित गृह का। ठीक है दोस्तों, और जब हम शीशों को खोलते हैं तो उसके अंदर से बहुत गर्मी निकलती है। ठीक है, ये छोटा एग्जाम्पल है। और हम जो सब्जियां उगाते हैं ग्रह का, वो एक उससे बड़ा एग्जाम्पल है, और पूरी पृथ्वी का जो है ग्लोब पे दिखाते हैं, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करें तो इन सब के लिए जिम्मेदार क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ कैसे रहा है, ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं, तो उनके लिए जिम्मेदार है हरित गैसें। हाँ दोस्तों, कौन सी गैसें, हरित गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक व मानव जनित दोनों होती हैं। हाँ जी, प्राकृतिक भी होती है और मानव जनित भी होती हैं। ये अवरक्त विकिरण, इन्फ्रेक्टेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं व पुनः छोड़ती हैं। जलवाष्प तथा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बारे में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जो आपको याद रहेगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। लगभग ये जो है 6 से 7 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि 6 से 7 गैसें कौन सी हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, ये एक लाइन है, ओ मीना कल काजल लगाना। ये एक शॉर्ट लाइन है जो आपको याद रखने से 6 या 7 गैसें याद हो सकती हैं। बार बार एग्जाम में जो ग्रीन हाउस गैस हैं उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे।
तो हम बताएं, आपको ये लाइन याद रखनी है, ओ मीना कल काजल लगाना। ग्रीन हाउस गैसें हैं ये। तो जैसे O4 ओजोन, मी फोर मीथेन, ना फोर नाइट्रस ऑक्साइड, कल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का कार्बन डाइऑक्साइड, और जय जल वाष्प। अगर बात करें तो ये टोटल 6 गैसें हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है, तो वो नाइट्रोजन दे देंगे, तो वो नाइट्रोजन नहीं होगी। तो आपको इस ट्रिक से ये याद रखनी है, टोटल की टोटल 6 गैसें जो बताई हैं। ओ मीना कल काजल लगाना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ओजोन, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगर बात करें इनकी मात्रा की, तो जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक रहती है या परसेंटेज सबसे अधिक रहता है, और दूसरे नंबर पे जो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। आगे हम बात कर लेते हैं विस्तार से इनका वर्णन जो दिया गया है। एक बार फिर हम आपको इसमें दिखाना चाहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, HFCS, हाँ जी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। आगे हम बात करें, इसमें जो दिया गया है, ये दी गई है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हाँ, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6, और जल वाष्प। तो दोस्तों ये 6 से 7 जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। हम बात कर लेते हैं ओजोन गैस की, जो इसकी पहली गैस है। हाँ, ओजोन गैस के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन गैस, ओजोन O3 इसका सिंबल है। कभी पूछ लेते हैं, ऑक्सीजन के जो 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये जो पाई जाती है 0.02%, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। समुद्र में ये समुद्र तट से 30 से 32 किमी की ऊंचाई पर इसकी होती है और इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं ये किस तरह की गैस होती है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। ओजोन गैस, तो ये तीखी गंध या सड़ी मछली जैसी, हाँ, तीखी गंध और सड़ी मछली जैसी आती है इसके अंदर से, और ये अत्यंत विषैली गैस होती है। ज़मीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में ये खतरनाक दूषक है, जबकि वायुमंडल की ऊपरी परत, जिसे क्या कहते हैं हम, ओजोन परत, हाँ जी, क्या कहते हैं, ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी किरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। हाँ जी, एक ओजोन लेयर भी बनी हुई है। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें सूर्य की उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती है, क्योंकि क्या होता है, ये अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो उससे स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी को ये बचाती है, जहाँ इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी जो किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ठीक है दोस्तों, अगर हाउस गैसें हैं, ये इसकी खोज किसने की थी, तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की जो खोज की गई थी, ये की गई थी 1824 में। दोस्तों याद रखना, 1824 में ये इनकी खोज की गई थी। ग्रीन हाउस या हरित गैसों की खोज 1824 में किसने की थी, जोसेफ फोरियर। हाँ जी, लास्ट में क्या है इसके, 4, तो 4 याद रखना। जोसेफ फोरियर ने इसकी खोज की थी, इन गैसों की खोज की थी। इसके उपरांत हम बात कर लेते हैं मीथेन गैस की, CH4, हाँ जी, इसका जो सिंबल है CH4। हाँ जी, तो मीथेन गैस के बारे में हम आपको बताते हैं कि मीथेन गैस जो है इसे मार्स गैस भी कहते हैं। हाँ जी, कौन सी गैस, मार्स गैस भी कहते हैं। धान के खेत में पाई जाती है, सब्जी में पाई जाती है, दलदल में पाई जाती है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, और ये भी एक हरित गैस है। अगर हम बात करें आर्द्र भूमि, हाँ जी, यानी वेटलैंड, दलदली भूमि में हवा के मेथेन का एक प्रमुख स्रोत है। ये दलदली भूमि में होती है, सब्जियों में जो सब्जियां होती हैं हरी, उनमें होती है, और धान के खेत से भी निकलती है। वहीं गर्म जलवायु माइक्रोब्स की क्षमताओं में विस्तार करके जैविक तत्वों को मीथेन में बदल देती है। अगर हम बात करें, ऐसे क्लाइमेट फीडबैक भारत मैदान पर मानवीय नियंत्रण से परे की चीज़ है, जो तापमान में बढ़ोतरी को ज़्यादा तीव्र और बढ़ाने वाले हैं। अगर हम बात करें, मीथेन के उत्सर्जन की मानवीय गतिविधियाँ भी इसके स्रोत हैं, जहाँ से निकलती है। मिसाल के तौर पर वैश्विक तेल और गैस उत्पादन व्यवस्था में होने वाला लीकेज मीथेन उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं। तो दोस्तों ये था मीथेन का वर्णन। अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ जी, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के रूप
में वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है। यह गैस वैश्विक तापन, हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग हेतु 6% तक जिम्मेदार है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी, यहाँ हंसाने वाली गैस, ये लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें आगे, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाफिंग गैस को, नाइट्रस गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग बेहोश करने में भी किया जाता है। हाँ जी, इसका उपयोग बेहोश करने में भी किया जाता है। यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है, यद्यपि ग्रीन हाउस प्रभाव में इसकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। हाँ जी, इसकी जो भूमिका है बहुत कम है, लेकिन इसे फिर भी क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो इसका सूत्र होता है N2O होता है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेते हैं, N2O होता है, और इसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। बात कर लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CFC। हाँ जी, क्या बोलते हैं, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि एक कृत्रिम घटना है। यह गैस कई कार्यों में प्रयुक्त होती है, किंतु इसके विनाशकारी परिणाम अब प्राप्त होने लगे हैं। आपको पता होगा 1930 में इसके निर्माण से पूर्व यह गैस अस्तित्व में नहीं थी। इसके निर्माण के पीछे शुभ उद्देश्य था। उद्योग जगत के लिए यह वर्षों तक लाभकारी रहा, किंतु अब इसके घातक परिणाम मिलने लगे हैं। इसका जो निर्माण अत्यंत संतुलित, विषरहित और द्रवित किया जा सकता है के रूप में किया गया है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, AC हैं, एरोसोल स्प्रे, हाँ दोस्तों, एरोसोल स्प्रे में इसका उपयोग किया जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग वरदान साबित हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो CFC जो है रेफ्रिजरेटर, जो घर में फ्रिज रखे जाते हैं उसमें रहती है। और अगर हम बात करें जो AC होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। CFC इसका जो है प्रतीक है या इसका सिंबल है, CFC। काफ़ी बार इसको पूछ लिया जाता है। अगर हम आगे बात करें, हाँ जी, किसकी बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में 60% की भागीदारी करती है। यह एक प्राथमिक हरित गृह गैस है जो कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र, कार्बन का वातावरण, समुद्र, मृदा, वनस्पति एवं जीवों के बीच प्राकृतिक प्रभाव के रूप में मौजूद रहती है। यह एक प्रमुख ताप अवशोषक गैस है। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान को परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, जल वाष्प, हाँ, जल वाष्प कह सकते हैं इसको, या भाप गैस भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं कहीं नाम दे दिया गया है H2O गैस। हाँ जी, H2O गैस, भाप गैस या जल वाष्प। इसके विस्तार में हम बात करते हैं। जल वाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाला घटक है। इसकी मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होती है। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा घटती है। इसके अलावा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर भी इसमें कमी आती है। जल वाष्प सूर्यताप के कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर उसकी मात्रा को कम करता है। यह पार्थिव किरणों को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। मानव जल वाष्प उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माने जाते, क्योंकि वे जल वाष्प की उतनी मात्रा उत्सर्जित नहीं करते जिससे वातावरण को हानि हो। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।